नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एलेक्जर ऑफ लाइफ में स्वागत है। और आज जो मैं आप लोगों के बारे में शेयर करने वाला हूं वो दो चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको सभी को पूरा एक बार ज़रूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए। तो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था जो कि और कितने विश्व युद्ध के बारे में था। दुनिया में पूरी दुनिया इस समय जो है वर्ल्ड वार के बिल्कुल मुहाने में खड़ी है। तो उसमें मैंने बताया था कि क्या सल्यूशन हो सकता है। तो आज उसी सल्यूशन के बारे में एक तो मैं बात करने वाला हूं जो कि नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आने वाली इस शताब्दी में है कि पूरी दुनिया को इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और दूसरा मैं अपने देश के बारे में आज हमारे यूथ को किन विषयों को हमें डिबेट बनाना है, हमें हमें घर घर पे किस बात पे चर्चा करनी है और हमको अपने स्कूल कॉलेजेस में किन चीज़ों पे फोकस करना है, बात करना है। जैसे कि एक समय जब हमारा देश वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता था तो क्रिकेट की बात जगह जगह होने लगी, तो हम क्रिकेट में बहुत अच्छे हो गए। तो उसी तरह से आज दुनिया को दिशा दिखाने के लिए और हमें अपने यूथ को, आने वाली जनरेशन को एक अच्छा माइंड और एक अच्छी ग्रोथ देने के लिए ये हमें 5E पे बात करना है दोस्तों। तो इस पे मैं आज बात करूंगा। तो आज के जो मेरा ये वीडियो है दो चीज़ों को लेके है। एक तो जो पूरी दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है और दूसरा हमारे देश को आज फोकस करने की ज़रूरत है 5E पर। तो मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सबसे पहले इसको बहुत आसान तरीके से हमें समझना है और उसके बाद जब सबसे पहला काम है हम इसको डिफाइन कर पाए, इसको आसानी से पहले समझ सकाए हमारा एक एक स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट, टीचर, गार्जियन। जब हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बेसिक हम जान जाएंगे तभी हम इसको और पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में जगह जगह डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीन मेन पिलर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। एक इकोनॉमी सबसे पहला, दूसरा हमारा जो है वो सोसाइटी और तीसरा जो है हमारा इन्वायरमेंट। ये तीन किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये तीन पिलर। तो इसको हम 3P के तहत भी जानते हैं, यानी जो हमारा पहला इकोनॉमी हम उसको प्रॉफिट के नाम से बोल सकते हैं, यानी फर्स्ट प्रॉफिट। और दूसरा हमने सोसाइटी बोला तो उसको हम पीपल बोल सकते हैं, यानी प्रॉफिट पीपल। और जो इन्वायरमेंट है हम इस धरती को, अर्थ को, प्लैनेट, यानी प्रॉफिट पीपल एंड प्लैनेट को भी इस मॉडल के तहत जान सकते हैं, समझ सकते हैं आसान भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर रोल कैसे प्ले करता है? यदि हम इस पूरी दुनिया इस बहुत सालों से इस पे चर्चा चल रही है, लेकिन जब तक आम जनमानस इसको अपने डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएगा दोस्तों, जब तक वो प्रेशर नहीं बनेगा दुनिया में, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है जो कि एक सही मार्ग दिखा सकता है दुनिया को और जो दुनिया जो हथियारों की होड़ में है उससे दूर हो सकती है और रियल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकती है। तो सबसे पहले जो हम इकोनॉमी की बात करें या प्रॉफिट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जब भी कोई कंट्री कोई भी प्लान बनाता है तो उसका पहला बेसिक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जो दूसरा हमारा पी है, यानी जो हमारा पीपल यानी सोसाइटी, यानी जब भी हम किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल बनाएं तो हम एक बार जरूर इस बात पे जरूर फोकस करें कि वो हमारे सोसाइटी के लिए कितनी हेल्पफुल है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन इंक्लूजन ऑफ सोसाइटी हो, यानी सोसाइटी में रहने वाले, इवन एक कंट्री ही नहीं, इवन पूरे प्लैनेट की बात करें। जब भी हम कोई डेवलपमेंट की प्लानिंग करें, पूरी दुनिया जब प्लान करे इकोनॉमिक ग्रोथ या कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करे तो वो ये बात करे कि उसमें सोसाइटी का क्या इंक्लूजन है। सारे दुनिया में डेवलप्ड, अंडर डेवलपिंग, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं। उन सभी प्रॉब्लम को क्या एड्रेस कर रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल, जिसको पूरा दुनिया अपनाए। यानी सोसाइटी का इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन बहुत जरूरी है दोस्तों, तभी वो सक्सेसफुल है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का जब मॉडल बनाएंगे तो यानी सोशल इंक्लूजन यानी सोसाइटी का इंक्लूजन है, सभी देशों की सहभागिता है, आपस में
जो सामंजस्य उस चीज को है, सभी की सहभागिता उसमें है या नहीं है, तो वो चीज देख के बनेगा तभी पॉसिबल है। और थर्ड है जो हमारा प्लैनेट यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हमने कोई ऐसा मॉडल बना लिया है कि हम इकोनॉमिक मॉडल जो है हमारा है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो जब प्लैनेट ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेगा इंसान इस दुनिया में ग्रोथ करके, इकोनॉमिक मॉडल बना के? तो क्या युद्ध करें, और युद्ध करने के बाद हम बहुत डेवलप्ड हो गए हैं तो हम क्या करोड़ रुपए के बंकर बनाएं और हमारे लोग जो है अच्छी सही शुद्ध हवा लेने के लिए, शुद्ध पानी पीने के लिए, तो क्या वो बंकरों में निवास करे, बंकर के अंदर रहने के लिए मजबूर हो? ये कौन सा ग्रोथ और कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है दोस्तों? तो इस पे विचार करने की जरूरत है। आज के यूथ को इस पे बात करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा डिबेट का हिस्सा बनाना है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में 24 आवर्स में 20 आवर्स 22 आवर्स जो है न्यूज में सिर्फ मिसाइल गिर रही है, बम गिर रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है। दोस्तों इस बात की जरूरत है कि आज इस बात की चर्चा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 20 में से कम नहीं तो 50% टाइम्स इस बात पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों आज ये इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई, क्योंकि ये जब कोई भी अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, और आने वाले समय में दोस्तों इस मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, मैं आने वाले टाइम पे पूरे वर्ल्ड वॉर जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं उनका जो कंप्लीट क्या अफेक्ट आता है ह्यूमैनिटी में, उसका एक कंप्लीट मैं उसमें एक रिसर्च कर रहा हूं और कंप्लीट जो है आप लोगों के सामने उसका पूरा कंप्लीट विवरण लेके आऊंगा, जिससे आप जान पाएंगे या आप बहुत से लोग जानते भी होंगे कि ये युद्ध जो है कितना भयावह होता है और ये मानवता के लिए कितना भयावह है। आज तो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, हम पूरी दुनिया में एक ग्लोबल विलेज की तरह हैं, यानी यदि एक देश अफेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली सब आपस में अफेक्टेड हो जाते हैं, सब एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडिंग है सभी की। तो दोस्तों युद्ध एक जगह नहीं है, युद्ध एक जगह होने का अफेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी दुनिया में होता है। फिर हम प्लैनेट तो हमारा सेम है और हमारा प्लैनेट, हमारा एनवायरनमेंट यदि पोल्यूटेड होगा तो दोस्तों डेफिनेटली हम जो है हमारा जो रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हैप्पीनेस है, खुशहाली है, उसमें जरूर खलल पड़ेगा और कमी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आगे आने वाले टाइम में जरूर मैं इसमें एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आप लोग इसके बारे में, और बहुत सिंपल मैंने बताया है, बट आप इसके बारे में और भी पढ़ें, डिबेट करें, कॉलेज स्कूल सब जगह बात करें। अब बात करता हूं मैं दोस्तों कि जो आने वाले दूसरा जो मेरा टॉपिक है आज का, वो 21st सेंचुरी में हमारा जो कंट्री है उसमें 5E, जो 5E की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी जो एजुकेशन, फर्स्ट E, एनवायरमेंट, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट एंड एफिशिएंसी, ये 5E ऐसे हैं दोस्तों जिसको कि इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये दो, एजुकेशन और एफिशिएंसी, ये दो तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी की बात नहीं करता, मशीन की एफिशिएंसी को हमने साइंस में पढ़ा है और भी कई सब्जेक्ट्स में हमने एफिशिएंसी को डिफरेंट टर्म्स में पढ़ा है, टेक्नोलॉजी में पढ़ा है, बट मैं ह्यूमन एफिशिएंसी की बात करूंगा आज। तो इस तरह से ये एक एक करके मैं इसको बात करूंगा कि एजुकेशन क्या मायने रखता है। तो दोस्तों जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है, एजुकेशन में मैं दो बातें करूंगा। एक तो हमारी जो एजुकेशन वो फील वाली एजुकेशन होनी चाहिए, यानी हम टेक्नोलॉजी को फील कर सकें, हम एक दूसरे की भावनाओं को फील कर सकें, यानी हम वैल्यू एजुकेशन बेस्ड और फील एजुकेशन, यानी टेक्नोलॉजी को भी फील कर सकें और समाज को भी हम फील कर सके, यानी इंसान की जो सहिष्णुता का भाव है वो भी हम फील कर सके दोस्तों। तो वैल्यू एजुकेशन, हम रिस्पेक्ट कर सके, टीचर से रिस्पेक्ट कर सके, अपने सोसाइटी की रिस्पेक्ट कर सके, अपने जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनकी रिस्पेक्ट कर सके, एक भाव ला सके। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वही हैप्पीनेस ला सकती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और दूसरा कि फील वाली एजुकेशन, इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझेंगे कि सबसे पहले जो है एजुकेशन ही वो है, क्योंकि हमें पता है कि एजुकेशन ही, शिक्षा ही किसी समाज का दर्पण है, यानी हम शिक्षा देख के, उस समाज को देख के हम बता सकते हैं कि वहाँ का एजुकेशन क्या है, या एजुकेशन देख के हम बता सकते हैं कि समाज कैसा होगा। तो दोस्तों एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से जो किसी ने बहुत खूबसूरत दो लाइन कहा था कि मानुष तेरा गुण बड़ा
और माँ सुनावे काज और हाड़ न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। यानी दोस्तों ये इन बाकी कई ऐसे जानवर हैं जिनके मांस, आपके हड्डियां सब काम में आती हैं, उनकी त्वचा भी, स्किन भी काम आती है कि ढोलक बजाने के। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बट इंसान का सिर्फ एक गुण ही है जो उसको महान बनाता है। तो उस पे हम क्यों ना कोशिश करें, हम उस पे, और उसको कौन बनाएगा? हमारे टीचर। तो जो टीचिंग में है उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और सोसाइटी को देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसे तो नहीं हमारे टीचर मजबूर हो गए हैं, या जो उनका गुरुत्व है, जो उनका गुरुता है, क्या वो उसको बरकरार रख पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं ना कहीं वो जो एक प्रभाव है वो उनका कम होता जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं भौतिक युग में मजबूरियों के चक्कर में वो अपने जो गुरुता को, जो एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे समाज में तो ये बात चलन में भी है कि एक जगह मैंने कहीं पढ़ा, आप लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा होगा, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो दोस्तों इस तरह की चीजों से हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन हम ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। हमको इसको अमली जामा पहनाना है। हम इस पे जब तक हमारी सोसाइटी कम से कम नहीं तो 40-50 साल हम चलेंगे नहीं, तब तक आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, वो हम बेहतर नहीं कर सकते और दुनिया से कंपीट नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा दोस्तों एक छोटी सी बात बताऊंगा कि फील्ड एजुकेशन, हम टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जो लोगों का जीवन को आसान करता है यदि वो कंस्ट्रक्टिव है। मैं दूसरी बात किया कि फील्ड एजुकेशन का जो फील है, जैसे सपोज मान लीजिए डेंसिटी हमारा स्टूडेंट पढ़ता है स्कूल में, तो स्कूल टाइम में यस उससे पूछा जाता है कि डेंसिटी क्या है, तो वो इट इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। ओके, द स्टूडेंट जो है उसके पास ये आइडिया कि मास और वॉल्यूम का ये रेशियो है। बट कॉलेज में पहुंच गया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहुंच गया, वहां पे भी यदि पूछा गया व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेंसिटी, वो हमारे साथ भी है, सभी के साथ ऐसा हुआ है, हम सभी इसी तरह से पढ़ के आए। बहुत कम जगह है कि फील एजुकेशन को हम फील कर सकें, वहां पे भी हम आंसर पाते हैं कि ओके इट इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। यानी स्टूडेंट डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द फिजिकल सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो वो कैसे आएगा? मेरा सिर्फ मतलब ये, मैं ये नहीं, हम सभी उसका हिस्सा हैं, हम सभी कहीं ना कहीं इसी तरह से सीख के आए। लेकिन हम जब वर्ल्ड के, दुनिया के जो डिस्कवरी हो रही है, जो मॉडल नए नए निकल के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं बहुत आगे हैं, वहाँ की एजुकेशन में क्या फील है, हम लोग उस मॉडल को बहुत कोशिश करते हैं कि हम उसको जो है अपने कंट्री में अप्लाई करें। लेकिन उसको अप्लाई कौन करेगा? एक बेस्ट टीचर, और उस टीचर को इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ उस टीचिंग के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। टीचिंग कोर्स को कवर करा देना नहीं है, जबकि उस टीचिंग एक टीचर का बहुत बड़ा, यानी वो एक यही प्रोफेशन है जिसमें फर्स्ट डे ही टीचर जाता है तो सैकड़ों स्टूडेंट खड़े होकर उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो टीचिंग एक बहुत बड़ा, और उस बहुत बड़ा जो है, टीचिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, और उसको हमारे सोसाइटी को डेफिनेटली उस पर विचार करना चाहिए। और टीचर्स को खुद अधोगामी ना होके ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर उठने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो मैं उस एग्जाम्पल पे आ रहा हूं कि मास और डेंसिटी का रेशियो ही वो स्टूडेंट जो है वहां पे भी बता पा रहा है। लेकिन जब मैंने इसको, हम देखते हैं और हमारे बहुत से स्कूल्स में अप्लाई भी कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में मॉडल हैं, वो स्टूडेंट्स को अपने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट 5th-6th क्लास में ही वो डेंसिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का जो फिजिकल सेंस है उसको वहाँ पे सिखा देते हैं कि इन जनरल एक आपका जग ले रहे हैं, उसमें कुछ वाटर जो है मिलाया और एग लिया एक, और वाटर और एग का क्या है, ऑलमोस्ट डेंसिटी क्या होता है, लगभग एक जैसा होता है। थोड़ा सा एग जो है, अंडा जो होता है, उसका डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है वाटर से, इसलिए वो इन जनरल वाटर में डिप कर जाता है, पूरा जो है डूब जाता है। जैसे फिर हम एक टीचर उसको क्या है, साल्ट लेके धीरे धीरे उसमें साल्ट को, नमक को मिलाता जाता है, ऐड करता है, तो जो नमक है वो सल्यूबल है वाटर में, तो धीरे धीरे डेंसिटी उसकी इंक्रीज होती जाती है वाटर की, और फिर धीरे धीरे बच्चों के आंखों के सामने ही वो जो एग है, अंडा है, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। यानी जो बायंसी फोर्स है, यानी
जितनी डेंसिटी इंक्रीज करेगी लिक्विड का उतना वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये वहां बता रहा है। और उस फोर्स को बायंसी फोर्स दिया गया, जिसके कारण हमारे जो शिप बन रहे हैं इस कंसेप्ट पे, वो वहां पे हमारा स्टूडेंट उसको फील कर पा रहा है। हम यानी इस बात की जरूरत है। और ये ऐसा नहीं है कि यस कुछ कॉलेजेस कुछ स्कूलों में यदि ये फैसिलिटी नहीं, पूरे देश में गली गली ये फील वाली एजुकेशन की जरूरत है दोस्तों। और यदि ये फील वाली एजुकेशन जगह जगह हमारा स्टूडेंट यदि इसको फील करेगा और उस टीचर्स उसको जो है सिर्फ उनके पास एक टीचिंग का ही कार्य होगा और वो उसको बहुत वैल्यू एजुकेशन और टीचिंग यानी वो सब्जेक्ट को और उसके बाद जो चीजें हैं मोटिवेशनल हैप्पीनेस को लेके वो चीजें वो अपने स्टूडेंट्स को दे, ये बहुत मायने रखता है। तो वो जो फील कर लेगा तो फिर वो समझ पाएगा आगे की टेक्नोलॉजी को कि यस ये कैसे चीजें नई नई शिप कैसे बनाए जाएं। तो यानी एक फिजिकल क्वांटिटी का मैंने एक एग्जांपल दिया। मेरा कंसर्न ये है कि इस तरह की डिबेट ये हम सभी जानते हैं, ये सब हमने सुन रखा है, प्रैक्टिकल अप्रोच की एजुकेशन सब, लेकिन सही मायनों में वो कितना अप्लीकेबल हो पा रहा है, कितना कितना हो पा रहा है, ये बहुत मायने रख रहा है। तो सिर्फ मेरे कहने का मतलब इन टॉपिक में डिबेट यानी रेगुलर इन बातों पे लगातार बात करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचिंग जो स्कूल कॉलेज एजुकेशन में जो इन्वॉल्व है। दूसरा दोस्तों इन्वायरमेंट है, प्लैनेट को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये भाव यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये भाव दोस्तों लाना बहुत जरूरी है। जब भी अपब्रिंगिंग हो रही है किसी स्टूडेंट की, उसको जो है ये भाव आना चाहिए कि ये जो पेड़ पौधे हैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब भी कोई प्लान बने, जब भी कोई प्लान, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा ये रोल है कि जब भी कोई प्लान बने तो वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को देख के बने कि यस ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। तो जब हमारी सोसाइटी उसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहेगी, जैसे अभी कोरोना के काल में आपने देखा होगा, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए थी, पानी चाहिए था, खाना चाहिए था शुद्ध, बाकी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रही थी उस समय हमें इन्वायरमेंट यानी हमारा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इन्वायरमेंट के प्रति हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आने वाले समय में दोस्तों एक एनर्जी, अभी युद्ध हो रहा है, आप देख रहे हो सारा डीजल पेट्रोल गैस ये सब बहुत तेजी से सब देशों में फ्लक्चुएशन हो रहा है, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। यानी जो एनर्जी है, यानी अब हम लोग सभी जानते हैं कि जो किसी भी कंट्री का जो लिविंग स्टैंडर्ड है यदि उसको हमें मेजर करना है तो पर कैपिटा जो कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मेजर द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। जो भी उस देश में रह रहा है उसका लिविंग स्टैंडर्ड एनर्जी के माध्यम से हम उसको जो है उसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी वो तो एनर्जी एक आने वाले समय में एक ह्यूमन की एक एसेंशियल नीड है। तो हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे हम बात करें और उस पे हमें डेफिनेटली ये कर भी रहे हैं, बट मेरा फोकस, मैं फिर बार बार बता रहा हूं, इस टॉपिक पे हमें बहस और आपस में चर्चा करने की जरूरत है, तभी उसका सलूशन तेजी से मिलेगा। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट की तो पूरी दुनिया में और हमारे देश में विशेष तौर से इसकी चर्चा है और ये एम्प्लॉयमेंट लोग जगह जगह इसको न्यूज़ भी मतलब इसको, बट ये हम एम्प्लॉयमेंट सिर्फ लेने के लिए सिर्फ नहीं, हम देने के लिए भी, हम हमारी जो जब हम एजुकेशन में रहें तो वहाँ से हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम क्या ऐसा करें कि हम यदि एजुकेटेड हैं तो हम कुछ रोजगार बनाने की भी, यानी हमारी जो स्किल बेस्ड एजुकेशन भी होनी चाहिए जिसमें स्किल डेवलप्ड हो प्रॉपरली, जिससे लोग अपने रोजगार बना सकें। तो दोस्तों ये सिर्फ कागजों में बताने की जरूरत नहीं है, यानी छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे शहरों तक में जरूरत है कि वहाँ एक छोटे छोटे मॉडल तैयार किए जाएं। और एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत ज़्यादा स्किल, हमारे देश में बहुत बड़ा मैन पावर है लेकिन हम सभी जानते हैं कि स्किल नहीं है। तो स्किल सिर्फ ऐसा ना रह जाए कि कहीं कागजों में ही बस स्किल बेस्ड एजुकेशन रह गई। रियल में अब फिर वही बात आ जाती है
कि स्किल सिखाएगा कौन, फिर वही इंस्ट्रक्टर सिखाएगा या टीचर सिखाएगा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो टीचर है वो इंस्ट्रक्टर है, क्या हम उसको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट या फ्री माइंड या फ्री उसको स्पेस दे पा रहे हैं जिससे कि वो सिर्फ स्किल पे ही फोकस कर पाए, और सिर्फ वो सिखाने वाला ये काम बहुत बड़ा काम है, इंस्ट्रक्टर का, टीचर का, स्किल सिखाने वाले का बहुत बड़ा टास्क है। और यदि हम उसकी यदि वो उसके पास सबसे बड़ा है तो उस टास्क जो है उसका सबसे बड़ा है, उस पे सोसाइटी को फोकस करने की जरूरत है, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा प्रॉपरली। जब स्किल्ड ज्यादा लोग होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी अपने आप जनरेट हो जाएगा। और जो स्टार्ट एफिशिएंसी, लास्ट में दोस्तों एफिशिएंसी एक ऐसा टर्म है कि इन जनरल हम मशीन के बारे में जब पढ़ते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, ये दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द एफिशिएंसी। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं कि आउटपुट यानी क्या हमें मिला और हमने क्या दिया था, इसका यदि रेशियो ले लेते हैं तो ये एफिशिएंसी कहलाती है। मैं ह्यूमन एफिशिएंसी की बात करता हूं दोस्तों, तो क्या इस प्लैनेट से हमने लिया है, यानी हमने जीवन लिया है, हमने खाना लिया है, हमने पानी लिया है, हमने ऑक्सीजन लिया है, हमने इस प्लैनेट ने ही हमको दिया है जिससे हमने गाड़ी लिया, हम घर बनाया, हम एक अच्छे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस प्लैनेट को क्या दे रहे हैं, उससे इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम कितने एफिशिएंट हैं। तो दोस्तों जिसने जितना इस पे से लिया है, इस प्लैनेट से इसको जितना उसने ले रखा है, उसको उतना देने की इस प्लैनेट की जिम्मेदारी है। यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी खोल रखा है, उसने बहुत ज़्यादा इस प्लैनेट से लिया है, तो अब इस प्लैनेट को वापस भी करना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना के, कुछ पेड़ पौधे जबरदस्त लगा के, ऐसा नहीं कि सिर्फ कागजों में। ये हैप्पीनेस, इससे एक बहुत बड़ा टर्म दोस्तों हैप्पीनेस, एफिशिएंसी, यानी यदि हैप्पी रहेगा, नेचर के करीब रहेगा, मोटिवेशनल थॉट होंगे, तो उसकी एफिशिएंसी डे बाय डे बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो एफिशिएंसी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यूथ को दोस्तों, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकें। और इस बात पे कि उसकी जिम्मे, जैसे आज पोल्यूशन बढ़ा जा रहा है, लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा कंट्री है, उसने सब कुछ चारों तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डाल ली, लेकिन अब वो प्लैनेट को कुछ प्रॉपर चीज़ नहीं दे पा रहा है, जो उसने उसको इतना पोल्यूशन फैला दिया है, तो क्या होगा? आने वाली जनरेशन, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो उतने अफेक्टेड, देखा जाए तो वो कम ही अफेक्टेड होंगे अफेक्टेड, लेकिन जिनने बहुत बड़ी ग्रोथ कर रखी है जो कंट्रीज, उनको इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा यदि वो हमारे प्लैनेट को सुरक्षित हम नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे टर्म हैं 5E के बारे में, और भी इन सारे ई के बारे में आप लोग देखें, पढ़ें। मेरा कंसर्न है इस पे बात होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हमारा स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, इन सब पे फोकस करने की ज़रूरत है। और अंत में मैं यही बात कहूँगा कि थिंक पॉजिटिव, बी नेचुरल, बी लव, एलेक्जर ऑफ लाइफ, थॉट बाय अभिमन्यु सिंह। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।